हेलो एवरीवन। श्री हरिदत्त डिग्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कि कुछ दिनों से हमने बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास स्टार्ट कर रखी है ऑनलाइन। बीएससी फर्स्ट ईयर वाले जो जनरल बीएससी वाले हैं, बीएससी बीएड वाले हैं, के लिए बहुत ही उपयोगी क्लास हैं। और जो विद्यार्थी सब अपने घर पर ही रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं, माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप लोग ने देखा होगा कि पिछले 3 वीडियो में हमने इस बारे में डिस्कस किया था। लिक्विड क्रिस्टल पढ़ रहे थे कि बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। इसमें हमने आधे से ज़्यादा इसमें ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है लिक्विड क्रिस्टल की जो संरचना कैसी होती है, लिक्विड की संरचना कैसी होती है। तो लिक्विड की स्ट्रक्चर की संरचना जो होती है, स्ट्रक्चर होती है, इसके रेफरेंस में वो सब हमारे नियम दिए गए थे। एक पहला जो नियम था वो आयरिंग का सिद्धांत, आयरिंग सिद्धांत। और दूसरा जो सिद्धांत दिया गया था वो बर्नेल और स्कॉट का सिद्धांत, बर्नेल तथा स्कॉट का सिद्धांत, बर्नेल तथा स्कॉट का सिद्धांत। तो हम इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। पहला जो हमारा सिद्धांत है आयरिंग का सिद्धांत है। ये जो सिद्धांत वैज्ञानिक आयरिंग के द्वारा दिया गया था। इन्होंने कहा था कि कोई भी द्रव हो, किसी भी द्रव में क्या होता है, मान लो ये कोई द्रव है, ये कोई द्रव है, किसी भी द्रव में जो द्रव के कण होते हैं और ये द्रव के कण कुछ स्थान घेर कर रखते हैं, और इनके अलावा कुछ कण ऐसे होते हैं जो स्थान घेर कर नहीं रखते हैं। जैसे इनकी जैसे रिक्तिकाएं हो गई, ये रिक्तिकाएं होती हैं, ये ये रिक्तिकाएं हो गई, ये रिक्तिकाएं, ये जो रिक्तिकाएं हैं ये ऐसी पार्टिकल्स होते हैं जो द्रव अणुओं के द्वारा घिरा हुआ नहीं होता है, ये स्थान वैसा होता है। अब जैसे इस द्रव को हम गर्म करते हैं, ये द्रव के कण हो गए। अब इस द्रव को हम जैसे गर्म करेंगे, इस द्रव को हम गर्म करेंगे, गर्म करने पर क्या होता है, गर्म करने पर क्या होता है, इसमें वाष्प के कण धीरे धीरे ऊपर निकलते हैं। ये वाष्प के कण है, वाष्प के कण। ये वाष्प कण जो ऐसे कण होते हैं जो द्रव अणुओं के द्वारा घेरा घिरा हुआ स्थान नहीं होता है। तो ऐसे स्थान को, फ्री वॉल्यूम को इन्होंने मुक्त आयतन संज्ञा दी कि को क्या नाम दिया गया, वाष्प के कणों को मुक्त आयतन दिया, मुक्त आयतन, मुक्त आयतन नाम दिया गया। तो आयरिंग ने ये समझाया था कि किसी भी द्रव में कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जो द्रव का स्थान नहीं घेरते हैं, और उनके लिए नाम दिया गया था, उनको मुक्त आयतन कहा गया था, फ्री वॉल्यूम कहा गया था। और फ्री वॉल्यूम इन्होंने बताया था 3%। क्या बताया था? 3%। आयरिंग के अनुसार किसी भी द्रव में जो 3% ऐसा स्थान होता है जो द्रव के अणुओं के द्वारा घेरा हुआ नहीं रहता है, और जो 97% जो स्थान होता है, 97%, वो द्रव के अणुओं के द्वारा घेरा रहता है। इस फ्री वॉल्यूम में द्रव के कण आते हैं, इस फ्री वॉल्यूम में किसके कण आते हैं? द्रव के कण। ठीक है, इस फ्री वॉल्यूम में किसके कण आते हैं? वाष्प के कण आते हैं। ये वाष्प के कण फ्री वॉल्यूम का फॉर्मेशन करते हैं, फ्री वॉल्यूम का। ये वाष्प के कण जो होते हैं ये फ्री वॉल्यूम का फॉर्मेशन करते हैं। और इसके अलावा फ्री वॉल्यूम में रिक्तिकाएं भी आती हैं, बबल्स आती हैं, रिक्तिकाएं। तो ये रिक्तिकाएं और प्लस वाष्प के कण, रिक्तिकाएं तथा वाष्प के कण मिलकर क्या बनाते हैं? फ्री वॉल्यूम बनाते हैं, मुक्त आयतन बनाते हैं, मुक्त आयतन बनाते हैं। तो ये था आयरिंग सिद्धांत। आयरिंग सिद्धांत के बारे में आयरिंग ने थोड़ा और इन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि
जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं, जब किसी द्रव को हम गर्म करते हैं, मान लो ये द्रव के कण है, इन द्रव को हम गर्म करते हैं तो धीरे धीरे इनमें वाष्प के कण बनते हैं। जब द्रव को गर्म करते हैं तो कण वेपोराइज हो जाते हैं, वाष्प के कण बनते हैं, और ये वाष्प के कण वो स्थान घेरते हैं जो द्रव अणुओं द्वारा घेरा हुआ नहीं रहता है। ये वाष्प के कण है। ये रेड कलर में आप देख रहे हो, ये द्रव के कण है, ये द्रव के कण। और जैसे ही इसको हम गर्म करेंगे, जैसे ही हमने इसको गर्म किया, जैसे ही हमने इसको गर्म किया तो इसमें ये क्या बन गए, द्रव के वाष्प के कण बन गए, वाष्प के कण बन गए, वाष्प के कण। तो अब जब हम किसी भी द्रव को गर्म करेंगे तो उसमें दो प्रकार के कण हमें देखने को मिलते हैं, एक द्रव के कण और वाष्प के कण। जैसे जैसे हम द्रव को गर्म करते जाते हैं तो इनके कणों का घनत्व, के कणों का घनत्व, द्रव के कणों का घनत्व कम होता जाता है, द्रव के कणों का घनत्व कम होता जाता है, और वाष्प के कणों का घनत्व क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, अधिक होता जाता है। वाष्प के कणों का घनत्व, वाष्प के कणों का घनत्व ज़्यादा हो जाता है, घनत्व अधिक हो जाता है। वाष्प के कणों का घनत्व क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो आयरिंग ने ये कहा कि किसी भी द्रव में दो प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं, एक होते हैं द्रव के कण और दूसरे होते हैं वाष्प के कण। जब इनको गर्म करते हैं तो तब क्या होता है, इसमें द्रव के कणों का घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है, लेकिन वाष्प के कणों का घनत्व ज़्यादा हो जाता है, वाष्प के कणों का घनत्व ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। तो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब द्रव के कण, एक बिंदु ऐसा आ जाता है जब द्रव के कण, जब द्रव के कण और वाष्प के कण का घनत्व एक समान हो जाता है। इस पॉइंट पर क्या होता है, इस पॉइंट पर क्या होता है, द्रव के कण और वाष्प के कणों का घनत्व क्या हो जाता है, एक समान हो जाता है। तो वो पॉइंट कहलाता है क्रिटिकल पॉइंट। वो पॉइंट क्या कहलाता है, क्रिटिकल पॉइंट। मान लो वो स्थान ये वाला है, इस पॉइंट पर क्या हो जाता है, द्रव के कण और वाष्प के कण, द्रव के कण और वाष्प के कण बिल्कुल एक समान हो जाते हैं, एक समान हो जाते हैं। यहाँ पर द्रव के कणों का और वाष्प के कणों को पहचानना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो इस बिंदु को जब हम द्रव के कणों का घनत्व, द्रव के कणों का घनत्व और वाष्प के कणों का घनत्व, वाष्प के कणों का घनत्व, कणों का घनत्व, द्रव के कणों का घनत्व और वाष्प के कणों का घनत्व क्या हो जाए, बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए। इस बिंदु को यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो इस डायग्राम में, ये द्रव के कण है और ये वाष्प के कण है। इन कणों को आप देख सकते हो, ये एक समान हो गए। इनको पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन से पार्टिकल द्रव के हैं और कौन से पार्टिकल वाष्प के हैं। तो ऐसा बिंदु, ऐसी स्टेट क्या कहलाती है, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। इनमें से कहते हैं क्रांतिक, क्रांतिक बिंदु, ये क्रांतिक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रांतिक बिंदु कहते हैं। ठीक है। और इस अवस्था को क्या बोलते हैं, इस अवस्था को कहते हैं, अवस्था को कहते हैं क्रांतिक अवस्था, क्रांतिक अवस्था। तो क्रांतिक अवस्था में हमें दो चीज देखने को मिलती है, एक तो द्रव के कण देखने को मिलते हैं और वाष्प के कण देखने को। इन दोनों कणों के घनत्व, यानी द्रव के घनत्व और वाष्प का घनत्व जब समान हो जाता है तो इसे बोलते हैं क्रांतिक अवस्था या क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो हम इसे एक बार और रिवाइज कर देते हैं कि फायरिंग सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले हमने बात की थी फायरिंग सिद्धांत की, लिक्विड स्ट्रक्चर में, लिक्विड स्ट्रक्चर है, लिक्विड स्ट्रक्चर के लिए दो सिद्धांत दिए गए थे। एक तो आयरिंग का सिद्धांत, आयरिंग का सिद्धांत। आयरिंग वाले सिद्धांत में हमने ये पढ़ा, इसमें आयरिंग के अकॉर्डिंग कोई भी द्रव होता है, आयरिंग के अकॉर्डिंग कोई भी द्रव होता है उसमें 3%, उसमें 3% क्या होता है, मुक्त आयतन होता है। कोई भी द्रव है उसमें 3% मुक्त आयतन, फ्री वॉल्यूम होता है, फ्री वॉल्यूम होता है। ये फ्री वॉल्यूम ऐसा स्थान होता है, ये फ्री वॉल्यूम ऐसा स्थान होता है
यहाँ पर द्रव के कण नहीं होते हैं, पर द्रव के कण नहीं होते हैं, द्रव के कण नहीं होते हैं। फ्री वॉल्यूम कितना प्रतिशत होता है? 3% होता है। यहाँ पर द्रव के कण नहीं होते हैं। ठीक है। तो आयरिंग ने ये कहा कि जब किसी भी द्रव को हम गर्म करेंगे, किसी भी द्रव को हम गर्म करते हैं, उसमें क्या होता है, द्रव के जो कण होते हैं उनका घनत्व कम हो जाता है। द्रव के कणों का घनत्व कम हो जाता है। मान लो ये द्रव के कण है, ये द्रव के कण है, ये द्रव के कण है, और जैसे इसको हम गर्म करेंगे, वाष्प के कण, वाष्प के कण क्या हो जाते हैं, में बनने लग जाते हैं। तो वाष्प के कणों का घनत्व क्या होता है, वाष्प के कणों का घनत्व बढ़ जाता है। द्रव के कणों का घनत्व कम हो जाता है और वाष्प के कणों का घनत्व बढ़ जाता है। जब इन दोनों का घनत्व बराबर हो जाता है तो इस पॉइंट को आयरिंग ने कहा था क्रिटिकल पॉइंट, क्रांतिक बिंदु। और इस अवस्था में जो पदार्थ मिलता है वो ना तो द्रव अवस्था का होता है ना ही वाष्प अवस्था का होता है, इसे बोलते हैं क्रिटिकल अवस्था। तो दोनों की मिश्रण होता है इसमें। तो ये पहला जो सिद्धांत दिया गया था आयरिंग के द्वारा, सिद्धांत दिया गया था द्रव संरचना को, लिक्विड को समझाने के लिए। अब जो हम दूसरा सिद्धांत पढ़ेंगे वो है बर्नैल तथा स्कॉट का सिद्धांत। दूसरा जो सिद्धांत है वो है बर्नैल तथा स्कॉट का सिद्धांत। बर्नैल तथा स्कॉट का सिद्धांत। बर्नैल तथा स्कॉट का सिद्धांत। स्कॉट का सिद्धांत। बर्नैल तथा स्कॉट का सिद्धांत, ये सेकंड थ्योरी है जो हमने द्रव संरचना को समझाने के लिए पढ़ी। और इस सेकंड थ्योरी में क्या है कि इसमें इन्होंने बताया कि जो कोई भी पदार्थ होता है उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं। एक होती है ठोस अवस्था, और दूसरी होती है द्रव अवस्था, और तीसरी होती है गैस अवस्था। तो बर्नैल और स्कॉट ने मिलकर एक सिद्धांत दिया था जिसमें इन्होंने पदार्थ की तीन अवस्थाओं के बारे में डिस्कशन किया था। और इन्होंने अपने मॉडल दिए थे, ये जो क्या थे, बर्नैल तथा स्कॉट के मॉडल थे। अपने मॉडल कैसे दिए थे, इन्होंने कहा था, इन्होंने ठोस के लिए एक मॉडल बनाया था, ठोस के लिए एक मॉडल बनाया था, ठोस के लिए क्या बनाया था, एक मॉडल बनाया था। और द्रव के लिए भी एक मॉडल बनाया था, और गैस के लिए भी एक मॉडल बनाया था। तो ये ठोस द्रव गैस के जो मॉडल बनाए थे वो द्विविमीय मॉडल थे। वो कैसे मॉडल थे, द्विविमीय मॉडल। ठोस व द्रव के कैसे मॉडल थे, द्विविमीय मॉडल। तो इन्होंने सबसे पहले क्या माना कि कोई केंद्रीय कण है ए, कैपिटल ए। तो केंद्रीय कण इन्होंने मान लिया कैपिटल ए के चारों ओर उन्होंने 6 पार्टिकल का अरेंजमेंट किया, 6 पार्टिकल व्यवस्थित किए, 1 2 3 4 5 और ये 6 पार्टिकल का अरेंजमेंट किया। ठीक है, ये केंद्रीय कण है, ये वाला केंद्रीय कण है, केंद्रीय कण सेंट्रल पार्टिकल है। और इसके चारों तरफ इन्होंने 6 कण और मान लिए, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद इन्होंने कहा कि इनके बाद अरेंजमेंट अपने उसके अकॉर्डिंग कैसा भी हो सकता है। तो इन्होंने इसके बाद पार्टिकल, अन्य पार्टिकल को सेट करके एक अपना मॉडल दे दिया। हम क्या कहते हैं, 2D मॉडल, ठोस के द्विविमीय मॉडल। ये ठोस की स्ट्रक्चर बनाई इन्होंने, बर्नैल तथा स्कॉट ने, ठोस के लिए। उसके बाद इन्होंने लिक्विड के लिए बनाया। लिक्विड में इन्होंने कहा कि इसमें भी केंद्रीय कण ए होगा, लेकिन इसके चारों ओर कितने होंगे, इसके चारों ओर 5 पार्टिकल होंगे। 6 के स्थान पर 5 पार्टिकल होंगे, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5। फिर इसके बाद इन्होंने अन्य कण व्यवस्थित किए, अन्य कण व्यवस्थित कर दिए इस प्रकार। तो इन्होंने ये कहा कि ठोस में किसी केंद्रीय कण के चारों ओर कितने पार्टिकल होते हैं, 6 पार्टिकल, 6 कण, 6 कण होने चाहिए। ठीक है, और मान लो कि कोई केंद्रीय कण है, इसके चारों तरफ 5 कण हैं, 5 कण।
ठीक है, 5 पार्टिकल्स हैं। तो ये 5 कण और 6 कण ये आपस में क्या करते हैं, द्रव संरचना का निर्माण करते हैं। यदि 6 कणों का अरेंजमेंट है तो इनके बीच में अंतरावकाश नहीं होगा, इनके बीच में क्या होगा, इंटरस्टिशियल स्पेस नहीं होगा, बीच में देखो आप अंतरावकाश नहीं है, अब बिल्कुल गैप नहीं है इसके बीच में। ये देखो 1 के 4 और 5 कण है, तो इनके बीच में ठोस के लिए क्या होता है, अंतर अवकाश, अंतर अवकाश, इंटरस्टिशियल स्पेस नहीं होता, ठीक है। और जबकि द्रव के कण 5 कण होते हैं तो इसके बीच में क्या होता है, अंतर अवकाश होता है, अंतर अवकाश, अंतर अवकाश होता है। तो ये इन्होंने ठोस के लिए बनाया और ये द्रव के लिए 2D मॉडल दिए, 2D द्विविमीय मॉडल, द्विविमीय मॉडल दिए, 2D मॉडल। फिर उन्होंने कहा कि मान लो कोई गैस है, गैसीय अवस्था में है, तो उसमें कोई अरेंजमेंट नहीं दिखाया कि उनका अरेंजमेंट कैसा भी हो सकता है, का जो अरेंजमेंट है कणों का वो कैसा भी हो सकता है। गैस के कण किसी भी दिशा में किसी भी वेग से गति कर सकते हैं और हर संभव दिशा में गति कर सकते हैं। तो गैस के लिए इन्होंने मॉडल बनाया कि इनमें जो कणों की व्यवस्था होती है वो क्या होती है, कणों की व्यवस्था सिस्टमेटिक नहीं होती गैस में, जबकि ठोस में क्या होती है, कणों की व्यवस्था सिस्टमेटिक होती है। और आप देख सकते हो द्रव में कणों की व्यवस्था सिस्टमेटिक नहीं है, इनके कण देखो इसमें बीच में अंतर अवकाश है। तो उन्होंने फाइनल निष्कर्ष ये निकाला कि द्रव, ठोस और गैस में हम कैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, सॉलिड वो होते हैं जिनके बीच में क्या होता है, इंटरस्पेस नहीं होता है, ठीक है, अंतर अवकाश नहीं होता है। और द्रव कैसे होते हैं, इनके बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, यानी इसमें अंतर अवकाश होता है, ठीक है, तो उनको हम द्रव कहते हैं। और जो गैस होते हैं, गैस के पार्टिकल होते हैं, उनका अरेंजमेंट किसी भी प्रकार से हो सकता है लेकिन सॉलिड और लिक्विड के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है। तो इन्होंने बर्नैल और स्कॉट ने इस प्रकार से अपने 2D मॉडल दिए और समझाया कि सॉलिड और लिक्विड और गैस में हम किस प्रकार से सेपरेशन कर सकते हैं, किस प्रकार से उनकी प्रॉपर्टी को डिस्कस कर सकते हैं। फिर उन्होंने सॉलिड के बारे में इन्होंने बताया कि मान लो इसकी एक कण की व्यवस्था बिगड़ जाए, यहाँ से हम 5 कणों में से एक कण को बाहर निकाल लेते हैं, 5 कणों में से एक कण को बाहर निकाल देते हैं, मान लो ये वाला कण बाहर निकाल लिया हमने, इस कण को बाहर निकाल लिया या इस कण को बाहर निकाल लिया। तो जैसे हम एक कण को यहाँ से बाहर निकालते हैं तो इसकी जो व्यवस्था हो जाती है वो कैसे हो जाती है, तो सॉलिड से लिक्विड में चली जाती है, इसका जो अरेंजमेंट है वो किस में हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड में हो जाता है। तो एक कण की व्यवस्था बदलते ही या बिगड़ते ही, डिस्टर्बेंस होते ही, तो इसमें क्या होता है, कोई भी जो स्टेट होती है वो स्टेट अपनी चेंज कर लेती है सिर्फ एक पार्टिकल से। इसको नाम इन्होंने दिया तीक्ष्ण, इन्होंने जो नाम दिया कि एक कण की व्यवस्था बिगड़ते ही पूरे ही ठोस की व्यवस्था बिगड़ गई और वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो लिक्विड में, सॉलिड में, द्रव में कन्वर्ट हो गया। तो इनको इन्होंने कहा कि फाइनली इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो सॉलिड होता है, जो सॉलिड होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, गलनांक होता है, कैसे होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं। एक कण की व्यवस्था बिगड़ते ही पूरे ही सॉलिड की व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो ऐसे स्टेट में जो मैटर पदार्थ होता है वो क्या होता है, अपनी तीक्ष्ण गलनांक की स्थिति में होता है। पर इन्होंने फिर बाद में कहा कि आप लिक्विड में देखिए तो कितने पार्टिकल हैं, 1 2 3 4 और 5। इन 5 पार्टिकल्स को आप सॉलिड की अकॉर्डिंग आप कितना इनको अरेंज करने की एफर्ट लगाएं, कितना भी आप एफर्ट लगाओ अरेंज करने का अकॉर्डिंग टू सॉलिड, सॉलिड की तरह ना, तो ये सॉलिड की तरह ही क्या हो सकते हैं, इसमें अरेंजमेंट इनका नहीं होता है। तो एक कण की व्यवस्था बदलते ही क्या हो जाता है, ये लिक्विड में आ जाता है। तो इन्होंने ये पहला निष्कर्ष क्या निकाला, इनके गलनांक क्या होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं। फर्स्ट इनका जो कंक्लूजन निकला था, पहला निष्कर्ष इनका निकाला, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो कैसे होते हैं, शार्प होते हैं, शार्प होते हैं, गलनांक तीक्ष्ण होते हैं। दूसरा इन्होंने निकाला कि आप द्रव को सॉलिड बनाना चाहो तो इनके कणों का अरेंजमेंट सॉलिड की तरह नहीं हो पाता है। तो अरेंजमेंट व्यवस्था के बारे में इन्होंने बताया, इनकी व्यवस्था बिगड़ जाती है, की व्यवस्था बिगड़ जाती है। और इसके बाद इन्होंने जो इन्होंने इम्पोर्टेंट निष्कर्ष निकाला था
होता है ये कि अगर जो आप सॉलिड को देखेंगे, सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं, सॉलिड में पार्टिकल होते हैं, उनके बीच में गैप नहीं होता है, अंतर अवकाश नहीं होता है, के बीच में गैप नहीं होता है। तो इनकी एंट्रोपी का मान क्या होता है? इनकी एंट्रोपी का मान शून्य होता है, इनकी एंट्रोपी का मान जीरो होता है। मतलब एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी कहते हैं किसी तंत्र की अस्त व्यवस्था को, किसी तंत्र की अस्त व्यवस्था को यानी डिस्टरबेंस को, किसी तंत्र की अस्त व्यवस्था को, डिस्टरबेंस को एंट्रोपी कहते हैं। कोई भी पार्टिकल अगर सिस्टम से अरेंजमेंट है तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी? जीरो होगी, यानी वो सिस्टमेटिक उनकी व्यवस्था है। अगर मान लो हम द्रव की बात करते हैं, ये तो हमने बात की सॉलिड की, सॉलिड में एंट्रोपी क्या होती है? जीरो होती है, क्योंकि सॉलिड में आप देखेंगे पार्टिकल बहुत ही सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है। लेकिन लिक्विड में आप पार्टिकल दोगे तो लिक्विड में पार्टिकल जो होते हैं, कण होते हैं, वो दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं इनके पार्टिकल। तो इनकी एंट्रोपी का मान सॉलिड से ज़्यादा होता है, इनकी एंट्रोपी का मान सॉलिड से ज़्यादा होता है। एंट्रोपी का क्रम ऑर्डर का ऑर्डर बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। और दूसरा आप गैस को देखेंगे तो गैस के जो पार्टिकल होते हैं, गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो कैसे होते हैं? और भी ज़्यादा दूर दूर होते हैं, ये और भी अपन बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। आप एक अगरबत्ती को जब आप जलाकर देखना, अगरबत्ती की जो स्मेल होती है, खुशबू होती है, उसके पार्टिकल होते हैं, एक कोने में अगरबत्ती जलाकर देखें ना, और उसको पूरे रूम में उसकी जो पार्टिकल फैल जाते हैं, तो इसका मतलब इसमें डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, उनके पार्टिकल में अस्त व्यवस्था ज़्यादा है। तो इसी वजह से गैस की एंट्रोपी क्या होती है? सर्वाधिक होती है। गैस की एंट्रोपी क्या होती है? सर्वाधिक होती है। तो इसके ऑर्डर को हम कैसे ले सकते हैं? इनके ऑर्डर को हम ले सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि सॉलिड में पार्टिकल कैसे होते हैं? बिल्कुल सिस्टमेटिक होते हैं। तो इनकी एंट्रोपी क्या होती है? इनकी एंट्रोपी जीरो, की एंट्रोपी जीरो होती है। अब इसमें लिक्विड में एंट्रोपी थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होते हैं, गैस में बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। तो सबसे ज़्यादा एंट्रोपी किसकी हो गई? गैस की हो गई। और उसके बाद किसकी हो गई? लिक्विड की। और सबसे कम किसकी हो गई? सॉलिड की। तो ये एंट्रोपी का बढ़ता हुआ क्रम है, ये एंट्रोपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, एंट्रोपी का बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। तो बर्नैल तथा स्कॉट ने तीसरा कंक्लूजन जो निकाला था, निष्कर्ष निकाला था, तो उन्होंने कहा था कि हम इस सिद्धांत के माध्यम से, इस थ्योरी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? एंट्रोपी को भी हम डिफाइन कर सकते हैं, एंट्रोपी के बारे में बता सकते हैं कि किसकी एंट्रोपी कम होगी, किसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये दोनों ही सिद्धांत अच्छे से समझ में आएंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।